यूएस कहानी चैनल देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। मेरा नाम लैला है। मैं बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी। शायद इसलिए माँ ने लैला नाम रखा था। हम लोग गांव में रहते थे। 13 साल की थी जब माँ फौत हो गई। अब घर संभालने वाला कोई ना था। अब्बा की अच्छी खासी गांव में ज़मीन थी, इसलिए दूसरी शादी करने में अब्बा को दिक्कत ना हुई। और फिर एक दिन अब्बा सहरा लटकाए अपने नए नवेली दुल्हन को घर ले आए। मेरी एक छोटी बहन थी। हम दोनों भी बन ठन कर तैयार हुई और अपनी नई अम्मा का खूब इस्तकबाल किया। उम्र में तो वो अब्बा से काफ़ी छोटी थी, लेकिन गांव की औरत होने की वजह से वो कम उम्र न लगती थी, क्योंकि वो एक सेहतमंद और जट्टी किस्म की औरत थी, जबकि अब्बा सिंगल पसली था। खैर, नई अम्मा घर आ गई और अब्बा इसके नाज नखरे उठाने में लग गए, क्योंकि वो खासी खूबसूरत थी। अब्बा सुबह काम पर चले जाते और हम लोग स्कूल चली जाती। चंद माह तो बहुत अच्छे गुजरे। एक दिन स्कूल से घर लौटे तो एक शख्स हमारे घर बैठक में बैठा था। अम्मा ने बताया कि ये मेरा रिश्तेदार है, दूसरे गांव से आया है। शाम को अब्बा जी भी आ गए। नई अम्मा का वो रिश्तेदार किसी काम से हमारे घर आया हुआ था। अब्बा ने भी अपना ससुराली समझकर इसकी खूब आवभगत की। कुछ दिन वो हमारे घर रहा और फिर चला गया। इसका नाम अंसर था। उम्र में वो अम्मा से 2-3 साल छोटा ही होगा। वक्त गुजरता रहा और अंसर अक्सर औकात हमारे घर आ जाता। एक दिन स्कूल से घर लौटी तो बैठक का दरवाज़ा बंद था। अम्मा भी सामने ना थी। गांव में अमूमन लकड़ी के 2 पट्टे वाले दरवाजे होते हैं, जिनके दरमियान थोड़ा सा खला होता है। अंदर बिल्कुल खामोशी थी, कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी। जब मैंने दरवाजे की ओर से अंदर झांका तो अम्मा का वो रिश्तेदार, जिसका नाम अंसर था, अम्मा की गोद में सर रखकर लेटा हुआ था और अम्मा प्यार से इसके बालों में हाथ फेर रही थी। ये सब देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो मेरे अब्बा की अमानत में खयानत कर रही थी। मेरी बहन मुझसे 1 साल छोटी थी। जब ये बात मैंने अपनी छोटी बहन को बताई तो वो कहने लगी, देख लैला, ऐसी बातों पर कत्ल हो जाया करती हैं। ऐसा ना हो कि अब्बा किसी मुसीबत में फंस जाए। बेहतर है खामोशी इख्तियार कर लो। मैंने भी इसमें ही भलाई जानी और किसी से इस बात का जिक्र नहीं किया। वक्त गुजरता रहा और हम खुली आंखों से सारा खेल देखती रही। मुझे मालूम नहीं था कि मेरी ये खामोशी एक तूफान का पेश खैमा बन जाएगी। एक सुबह जब अम्मा के शोर से आंख खुल गई, कमरे में जाकर देखा तो अम्मा ज़ोर ज़ोर से बयान कर रही थी, हाय मैं क्या करूँ, बड़ी जवानी में मुझे छोड़कर चला गया, मुझ पर सख्ता तारी हो गया। अब्बा हमें छोड़कर जा चुका था। जब मैंने करीब होकर देखा, अब्बा की आंखें पथरीली हुई थी। मैं समझ गई थी कि ये मौत कतई नहीं है। अब्बा के मुंह से जाग निकल रही थी। समझ गई कि ये सब इस मनहूस औरत की कार्रवाई है। वो होशियार औरत थी। इसने जल्द से जल्द अपने रिश्तेदार बुलाए। इसमें अंसर भी शामिल था और इन्होंने अब्बा की तदफीन कर दी। अब्बा की तदफीन के बाद कुछ दिन तो अम्मा ने आराम से गुजारे और फिर इसका रवैया हमसे भी बदल गया। बात पे बात हमको झिड़कियाँ देती और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने हमें स्कूल से हटा लिया। अब सारा दिन हमसे घर के काम करवाती और जब हम घर के काम करके फारग होती तो एक तो कहती कि मेरे पैर दबाओ और एक को सर की मालिश पर लगा देती। वक्त गुजरता रहा और मेरा सब्र जवाब देता रहा। आहिस्ता आहिस्ता अब्बा की सारी ज़मीन अंसर ने अपने कब्ज़े में कर ली। अब वो ज़्यादा वक्त हमारे घर में रहता। एक दिन जब अम्मा अपने पाँव दबवा रही थी तो अंसर भी पास ही बैठा था। मेरी छोटी बहन से कहने लगा, चलो तुम मेरे पैर दबाओ। मैंने कहा, मेरी बहन आपके पाँव नहीं दबाएगी, आप हमारे लिए नामहरम हैं, इसलिए बेहतर है कि ऐसी फरमाइश आप ना ही करें। इस बात पर अम्मा ने एक थप्पड़ मुझे दे मारा। मेरे हाथ में तेल की बोतल थी, जिससे सारा तेल अम्मा के ऊपर गिर गया। अम्मा ने मुझे बालों से पकड़ लिया। इस दौरान अंसर ने बचाव करवाया और मुझे अंदर कमरे में भेज दिया। इस दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इस घर में नहीं रहूँगी। वो सारी रात हम दोनों बहनों ने जाकर गुजारी। सुबह 5 बजे हमने एक गठरी में अपने कपड़े बांधे और घर से निकल खड़ी हुई। अपने घर को आखिरी बार मोहब्बत से देखा और अपनी बहन का हाथ पकड़कर घर से निकल आई। मुझे मालूम था कि सुबह 6 बजे रोज़ बस गांव से शहर जाती है। हम लोग बस स्टॉप पर गए। 6 बजे वाली बस आई तो बस में बैठ गई। अब्बा का एक दोस्त शहर में रहता था, जो अब्बा से गंदम वगैरह खरीदता था। जब अब्बा फौत हो गए तो इसने भी गाँव आना छोड़ दिया। मुझे इनका पता मालूम था, क्योंकि मैं एक बार अब्बा के साथ शहर आ चुकी थी। हम दोनों चचा रशीद के घर पहुंच गए। चचा हमें बहुत प्यार से मिले। मैंने अपनी सारी कहानी सुना डाली। चचा बोला, तुम्हारा बाप अगर आज ज़िंदा ना होता तो ये नौबत ना आती। खैर तुम फिक्र ना करो,
अभी मैं ज़िंदा हूँ, मुझे भी अपने बाप की जगह समझो। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। मैंने कहा नहीं चचा, आप सिर्फ एक मेहरबानी कर दें, हमको किसी काम पर लगवा दें। कुछ दिन हम चचा रशीद के घर रही, फिर इसने हमें कोठी पर काम पर लगवा दिया। कोठी काफ़ी बड़ी थी। इन लोगों ने हमें एक छोटा सा स्टोर रहने को दे दिया। कोठी में एक मालकन और साहब जी रहते थे। इनकी एक बेटी मुझसे थोड़ी सी छोटी होगी, जबकि बेटा अभी 1 साल का था। चंद दिन में ही मैंने घर का सारा काम संभाल लिया। मालकन भी मुझसे खुश थी और साहब जी भी। कोठी पर एक 22-23 साल का लड़का भी रहता था, जिनका खान सामा था। वो सुबह आ जाता और शाम को वापस चला जाता। वक्त गुजरता रहा और मैंने नोट किया कि जब साहब जी दफ्तर चले जाते हैं तो वो खान सामा अक्सर मालिक के कमरे में बैठा रहता है। तो हमें इतनी हिम्मत तो ना थी इनसे पूछ सकती या अंदर जाकर देख सकती कि ये खान सामा इतनी देर कमरे में क्या करता है। जब मैंने अपनी छोटी बहन से इस बात का जिक्र किया तो वो कहने लगी, खामोश रहो, ये ना हो रहने की छत भी जाती रहे और फिर से हमें कहीं धक्के खाने पड़े। मैं एक बार फिर से खामोश हो गई। एक दिन शाम का वक़्त था। मालकन कहने लगी, जाओ सारम को सामने पार्क में ले जाओ, इसको झूले दिलवा दो। मैं इसको लेकर पार्क में चली गई। न जाने इस दिन क्या बात थी कि सारम चुप ही नहीं हो रहा था। काफ़ी देर में कोशिश करती रही लेकिन वो चुप ना हुआ। मैं इसको लेकर वापस घर आ गई। इधर उधर देखा तो कोई भी नज़र नहीं आया। मैंने सोचा भलाई मंजिल पर होंगे। मैंने सारम को अपनी छोटी बहन को पकड़ाया और सोचा कि ऊपर जाकर मालकन को बताती हूँ कि सारम चुप नहीं हो रहा। ऊपर गई तो कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैंने खामोशी से दरवाजे के सुराग से अंदर देखने की कोशिश की तो मालकन सामने सोफे पर बैठी थी और खान सामा पास बैठा इंतहाई गंदी हरकत कर रहा था। मैं दहल कर रह गई। सोच भी नहीं सकती थी कि इस कदर पढ़ी लिखी और समझदार औरत ऐसा भी कर सकती है। इसी दौरान मालकन ने मेरी आड़ महसूस कर ली और दरवाजे के नीचे वाले हिस्से से इसने मेरे पाँव देख लिए थे। वो एक बिजली की तेज से उठी और लिपक कर दरवाज़ा खोल दिया। मेरी समझ में नहीं आया कि अब क्या करूं। फिर मालकन ने मेरा बाजू पकड़कर ज़ोर से अंदर खींच लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर एक ज़ोरदार थप्पड़ मुंह पर मारा और कहने लगी, तुझको तो कहा था कि सारम को बाहर पार्क में ले जा। मैंने कहा मालकन। इसने मेरी बात ही ना सुनी और फिर बालों से पकड़ ज़मीन पर गिरा दिया और एक फिर ज़ोरदार टांग मेरे पेट पर मारी। मैंने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा, मालकन मैंने कुछ नहीं देखा। वो बोले, तुमको अभी बताती हूँ तुमने क्या देखा है और क्या नहीं। और फिर इसने खान सामा को इशारा किया। खान सामा ने मुझे पकड़ लिया। फिर वो खबीस औरत सोफे पर तमाशाई बनकर बैठ गई और खान सामा इसके सामने मेरी इज्जत की धज्जियां बिखरता रहा। मैं रोती चीखती चलाती रही लेकिन मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ देर के बाद वो दोनों मुझे कमरे में ही छोड़कर नीचे चले गए। अपनी बर्बादी पर सवाई आंसू बहाने के और कुछ नहीं था मेरे पास। शाम को साहब जी घर आए तो आते इन्होंने मुझ पर बरसना शुरू कर दिया। कहने लगे, तुमने मालकन के पर्स से पैसे चुराए हैं। मैंने कहा, नहीं साहब जी। इस पर मालकन उठी और मेरे मुंह पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। कहने लगी, इसे खुद मैंने अपने कमरे की अलमारी से पैसे चुराते हुए देखा है। फिर उन्हें खान सामा को बुलाया और कहने लगे, आप इससे पूछ लें। खान सामा कहने लगा, जी साहब जी, मैंने इसको खुद ऊपर वाले कमरे में जाते देखा था। फिर मालकन बोली, इसको अभी और इसी वक्त घर से निकाल दे। साहब जी अच्छे आदमी थे। वो कहने लगे, अच्छा छोड़ो, माफ़ कर दो, छोटी मासूम बच्चियां हैं, कहाँ जाएंगी, इनका तो यहाँ कोई भी नहीं है। फिर साहब जी ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगे, देखो आज के बाद चोरी मत करना, जो भी चीज़ चाहिए हो मुझे बता देना। मैं नज़र झुकाए खामोश खड़ी थी। एक गरीब लड़की इससे ज़्यादा और कर भी कर सकती थी। वक्त गुजरता रहा और मैं अपनी आंखें और कान बंद करके अपना वक्त गुजारती रही। 2 साल ऐसे ही बीत के। एक दिन मालकन और साहब जी ने किसी काम से बाहर जाना था। वो जब भी बाहर जाते तो खान सामा को छुट्टी दे देते थे। इस दिन भी इन्होंने खान सामा से कहा कि हम लोग आज ज़रा बाहर जा रही हैं, तुम आज जल्दी छुट्टी कर लो। वो छुट्टी करके घर चला गया। इनकी बेटी निमशा जो अभी स्कूल से ना लौटी थी, मुझको मालकन ने कहा कि जब वो आए तो इसका ख्याल रखना और इसके पास ही कमरे में बैठना। दोपहर को 2 बजे के करीब वो स्कूल से आई तो मैंने इसको खाना ला कर दिया। इसको खाना खिलाकर मैं इसके पास ही बैठ गई। वो वैसे भी मुझसे बहुत प्यार से पेश आती थी, इसलिए मुझे वो अच्छी लगती थी। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर बेल हुई तो देखा तो खान सामा था। कहने लगा, मालकन आ गई है। मैंने कहा नहीं। फिर कहने लगा, अच्छा कुछ काम है, मैं इनका इंतज़ार कर लेता हूँ। मेरे मना करने के बावजूद वो अंदर चला आया। अंदर आकर इसने इधर उधर झांका और फिर रमशा के कमरे में चला गया।
मुझसे कहने लगा, अगर तुमने किसी को बताने की कोशिश की तो मैं साहब जी से कह दूंगा कि तुमने मुझे खुद फ़ोन करके बुलाया है। फिर इसने रिमशा के कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। रिमशा मासूम भोली बाली लड़की थी। इसने अंदर से शोर मचाना शुरू कर दिया। मैं समझ गई थी कि आज ये मालकिन की बेटी के साथ शैतानी खेल खेलेगा। दिल तो चाह रहा था जिस तरह मालकिन ने मेरी बर्बादी का मंजर तमाशाई बनकर देखा था, आज वो सब कुछ इसकी बेटी के साथ होता देखूं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। शायद मेरा ज़मीर अभी जिंदा था। मैं भाग कर साथ वाले कमरे में गई और इनको सारा माजरा बताया। वो घर के सब अफराद जल्दी से मेरे साथ आ गए। इन्होंने आते ही ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। खान साहब ने घबरा कर दरवाज़ा खोल दिया। फिर उन्होंने साहब जी को फ़ोन करके जल्दी से घर आने को कहा। थोड़ी देर बाद मालकिन और साहब जी घर आ गए। पहले तो इन्होंने खान साहब को बहुत मारा और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। दिल तो चाह रहा था कि आज मालकिन का भी राज फाश कर दूं, लेकिन पहले की तरह एक बार फिर से खामोश हो गई। जानती थी कि साहब जी बहुत अच्छे आदमी हैं और जब इनकी बीवी की असलियत का इन्हें पता चलेगा तो घर बर्बाद हो जाएगा। रिमशा की इज्जत बच गई थी। अगले दिन मालकिन ने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। कहने लगे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे माफ़ कर दो। मेरी आंखों से सिर्फ आंसू जारी थे क्योंकि मैंने इन्हें माफ़ कर दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।